ठीक है, देखो दिस इज पेज नंबर 1 और जो टॉपिक चल रहा अपना वो है ग्रेविटेशन, है ना। हमने वो एक क्वेश्चन किए थे कि एक ट्राइंगल पे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं और फिर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, है ना। अभी एक और क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल पे, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है। इसके तीनों वर्टेक्स पे 3 इक्वल पार्टिकल हमने प्लेस कर दिए, तीनों का मास सेम है, एम एम एम, वर्टेक्स ए पे, वर्टेक्स बी पे, वर्टेक्स सी पे, एंड दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इसके सेंट्रॉइड पे एक और पार्टिकल हम प्लेस कर देते हैं सेंट्रॉइड पे, ठीक है ना। इसके सेंट्रॉइड पे एक और पार्टिकल हम प्लेस कर देते हैं और ये सेंट्रॉइड हो गया, यहाँ पे हमने एक और पार्टिकल प्लेस कर दिया, इसका मास है एम नॉट। इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल रखा है उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल रखा उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल उस पे नेट फोर्स, देखो तो सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल है उस पे पार्टिकल ए अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ओ बाय ए। बी पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ओ बाय बी। और सी पार्टिकल भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ओ बाय सी। तो सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल रखा है उस पे ये तीनों पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर हम देखें इस फोर्सेस की, तो फोर्स ऑन ओ बाय सी इक्वल्स टू फोर्स ऑन ओ बाय ए इक्वल्स टू फोर्स ऑन ओ बाय बी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है सभी जगह पे, आर आर आर। और फार्मूला क्या बन जाएगा, जी इंटू एम नॉट, ओ पे पार्टिकल का मास, और फिर ए पे या बी पे या सी पे जो पार्टिकल उनके मास डिवाइडेड बाय कितना जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फोर्स आपने, ये पार्टिकल आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया, फोर्स ऑन ओ बाय सी, फोर्स ऑन ओ बाय ए, फोर्स ऑन ओ बाय बी, इस सभी पार्टिकल को आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, तो अब इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है ये कैलकुलेट करना हमें। तो आगे से ध्यान रखो, एक नोट मैं यहाँ पे लिख दूं कि अगर किसी पॉइंट पे 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पे लगे, ये जैसे ये 3 वेक्टर हैं 120 डिग्री के एंगल पे अगर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। ये हो गया सपोज F1, इसकी वैल्यू भी सपोज F0 है, ये सपोज हो गया आपका ये F1, इसकी वैल्यू भी F0, ये F2, इसकी वैल्यू भी F0, और ये है F3, इसकी वैल्यू भी F0 है। तो किसी पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस, ठीक है, 3 फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। इनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा, मतलब इन तीनों का जो वेक्टर सम है, अगर ये केस है तो इन तीनों का जो वेक्टर सम है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, वेक्टर सम 0 मिलेगा हमेशा। तो ये ध्यान रखो, है ना। एक पॉइंट पे 120 डिग्री के एंगल पे अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तीनों का, तो फिर इन तीनों का जो वेक्टर सम मिलेगा ये हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तीनों का वेक्टर सम
हमेशा जीरो आएगा। ओके, तीनों का वेक्टर सम हमेशा जीरो रहेगा। क्यों जीरो है ये देख लो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ये इन दोनों को, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। दिस इज रिजल्टेंट। ये किसका रिजल्टेंट है यहाँ पे? दिस इज नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। ये नेट फोर्स है नीचे की तरफ। ये किसका रिजल्टेंट हो गया? F1 और F2 का। और अगर 120 डिग्री का एंगल है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये नेट फोर्स भी किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे एफ नॉट के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी नीचे की तरफ कितना आया? एफ नॉट, और ऊपर की तरफ भी एफ नॉट। तो फिर जो ओवरऑल है रिजल्टेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास में एक एफ नॉट ऊपर लग रहा है और एक एफ नॉट कैसा आ गया? नीचे। और एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। तो देखो ये F3 से कौन कैंसिल हो जाएगा? F1 और F2 का रिजल्टेंट किससे कैंसिल हो जाएगा? F3 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि भाई ये दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है ये कैसा आएगा? नीचे। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एफ नॉट। ठीक है, तो ये इनके रिजल्टेंट की वैल्यू एफ नॉट है, उससे फिर कौन कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे F3 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे से आप हमेशा याद रखो ये कंडीशन को। ये एफ नॉट कैसे आता? देखो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे नेट, अगर हम देखें अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एफ नॉट स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एफ नॉट स्क्वायर। फार्मूला 2 इंटू एफ नॉट इंटू एफ नॉट, और फिर कितना आ गया? cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1/2। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इज -1/2। तो यहाँ पे मैं अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करूं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2f0 स्क्वायर इंटू -1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन होने के कारण ये पूरा टर्म एक कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना बचा? सिर्फ एफ नॉट बचा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एफ नॉट है। और वैसे मैंने बताया था, अगर 90 डिग्री के एंगल पे दो वेक्टर लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट कितना होता है? √2f। 60 डिग्री पे लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट कितना बताया था? √3f। और 120 डिग्री के एंगल पे दो वेक्टर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? तब इनका रिजल्टेंट कितना रहेगा? किसी एक, हाँ किसी एक के बराबर ही रहेगा, है ना, डायरेक्ट ऐसा। समझ गए ना? तो 60 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट √3f, 90 है तो √2f, और 120 है तो किसी एक के बराबर होगा। तो इसलिए ये दो का रिजल्टेंट आ गया एफ नॉट, उससे ये F3 कैंसिल होता है। इसलिए इनका जो वेक्टर सम है इस कंडीशन का कि तीन वेक्टर या तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल 120 डिग्री का है, तो इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब इसमें भी देखो, सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल रखे थे हमने, यहां पर भी एंगल कितने डिग्री का? 120। यहां भी कितने डिग्री का? 120। ये भी कितने डिग्री का? 120। मैग्नीट्यूड सभी के सेम है। सपोज ये किसके बराबर ले लिया? एफ नॉट। इसका मैग्नीट्यूड भी एफ नॉट, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना? एफ नॉट। तो एक व्हाट इज द नेट फोर्स अब यहाँ पे? तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वेक्टर सम, सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल रखा उस पे जो नेट फोर्स आएगा उसका वेक्टर सम किसके बराबर रहेगा? जीरो के बराबर रहेगा। वेक्टर सम जीरो, नॉट द स्केलर सम। मतलब ये पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? यहाँ पर जीरो लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिए सर। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम।
Now this is page number 2. ये पेज नंबर 2 है। आगे का कैलकुलेशन देखो, फिर से एक और क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे पार्टिकल में रख रहा हूं, यहाँ पे सिचुएशन ये है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया मैंने, इस पार्टिकल का मास m0 है, और यहाँ पर मैंने एक रॉड लिया, यूनिफॉर्म रॉड, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, और ये यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस प्लेस्ड किए हमने, अलोंग द एक्सिस इस तरह से रख दिए, रॉड का मास m और रॉड की लेंथ l है, और यहां से लेकर इतना जो डिस्टेंस है ये r के बराबर है। ठीक है, तो रॉड का इस एंड का जो कोऑर्डिनेट आएगा यहां पर का, ये कितना रहेगा r,0, ये वाले एंड का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा r+l,0, y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट यहां पर का कितना आएगा r+l के इक्वल रहेगा, ये कोऑर्डिनेट r+l, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना r, क्योंकि इतना डिस्टेंस मैंने कितना लिया है r के बराबर लिया है। अब ये रॉड के कारण इस पार्टिकल पे कितना फोर्स है, ठीक है, इस रॉड के कारण इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इस पार्टिकल के कारण इस रॉड पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने रॉड के कारण पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल लिए, तो यही फोर्स रॉड पे भी आएगा एक्शन एंड रिएक्शन के कारण। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमने जो फार्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो पार्टिकल के लिए पढ़ा है, बट रॉड यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रॉड पे छोटे से पार्टिकल इमेजिन करेंगे कि मान लो यहां से x डिस्टेंस पे रॉड पे एक वीडियो कॉल। हाँ, हम यहाँ पे रॉड पे क्या कर लेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल इमेजिन कर लेंगे, रॉड पे छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, ठीक है, ये एक छोटा सा पार्टिकल ले लिए रॉड पे। अब इस पार्टिकल के कारण कितना फोर्स है वो निकाल लो सबसे पहले। तो इस छोटे से पार्टिकल के कारण ये ओरिजिन वाले पार्टिकल पे जो फोर्स है वो df है, तो df की वैल्यू किसके बराबर आएगी, g इंटू m0 इसका मास, और यहां पर का मास कितना है dm, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस कितना है x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, पहले इस छोटे से पार्टिकल का इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम यूज करें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखो इसके बाद वाला जो पार्टिकल होगा डीएम के, वो भी इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहां पर का पार्टिकल भी इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो सभी का, पूरी रॉड के जो भी पार्टिकल है इस पे जो फोर्स आएगा वो सभी इसी डायरेक्शन पे आएगा। तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, अब इसको ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एडिशन तो पॉसिबल नहीं, आपने छोटा सा पार्टिकल लिया है। अब इसका मास जाएगा m/l इंटू कितना dx, ये m/l इंटू dx, ये dm की वैल्यू, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। पहले किस तरह से पढ़ा हुआ है कि भाई l लेंथ का मास कितना होता है, l लेंथ का मास m है, 1 यूनिट का मास हो जाएगा m/l, तो फिर dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dx, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है, m/l का मास, सॉरी l लेंथ का मास m,
1 यूनिट का मास m अपॉन l, तो dx लेंथ का मास कितना होगा m अपॉन l इंटू dx। ठीक है, तो अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, g इंटू एम नॉट डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो, रॉड में जो पार्टिकल है वो कहां से चालू हो रहा है, r से, कहां तक जा रहे हैं, r प्लस l तक जा रहे हैं। ठीक है, इस पे अब मैं एलिमिनेशन करता हूं, r प्लस एल जी इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और dm की जगह पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इट इज m अपॉन l इंटू कितना dx। एंड देन अब ये हो जाएगा जी एम नॉट इंटू एम अपॉन एल, ये बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, यहां पर का ये न्यूमरेटर में चला गया, x की पावर -2 इंटू कितना dx। इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेशन करोगे तो g इंटू एम नॉट इंटू एम डिवाइडेड बाय l, और इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट r से लेकर r प्लस l तक। और फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट करो अभी, g इंटू ठीक है, अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अगर हम पुट कर दें तो ये किसके बराबर बचेगा, यहाँ पे ये माइनस साइन को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे। और अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर दो, g इंटू एम नॉट इंटू एम डिवाइडेड बाय माइनस एल, ये बचेगा 1 अपॉन r प्लस एल माइनस 1 अपॉन r, लिमिट पुट कर दी, और इसको सॉल्व कर लो पूरा। तो देखो एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पे, r प्लस एल इंटू आर, यहाँ पे कितना बचेगा r माइनस, और ये कितना होगा r प्लस एल, r r कैंसिल। तो पूरा फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर बचेगा आपका जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय r प्लस एल इंटू आर के बराबर। तो ये इसको आप सॉल्व कर लो, मतलब सिंपल है, एलसीएम ले लो, कैलकुलेट कर लो, एक एल कट जाएगा और डिनोमिनेटर वाले टर्म एज सच बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब इस रॉड के कारण इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, ये यहां से कैलकुलेट होगा, इस तरह से मेथड ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। देन आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगले पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेक्टर। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम काइनेमेटिक्स में यूज करते थे, वेट के लिए जो mg लिखते हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक प्रकार से आप एक्सीलरेशन बोल सकते हो, एक प्रकार से आप फील्ड भी बोल सकते हो। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
वैसे ही किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ कोई भी पार्टिकल हो जिसमें मास है, वो अपने चारों तरफ ग्रेविटी जनरेट करता है, जिसके कारण उसके रीजन में जब कोई दूसरे पार्टिकल्स आते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना। तो हर पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, ग्रेविटी जनरेट करता है। कोई भी पार्टिकल, चाहे मैं हूं, मेरी भी ग्रेविटी है, ठीक है, इस पेन की भी ग्रेविटी है, अर्थ की भी ग्रेविटी है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो अपने चारों तरफ ग्रेविटी क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। अदर वर्ड में बोले तो जैसे मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वहां पे कोई दूसरी मैग्नेट आती है या फिर कोई मैग्नेटिक पार्टिकल्स आते हैं तो उसमें क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। तो वैसे ही कोई भी मास वाला पार्टिकल है, कोई भी मास है, वो अपने चारों तरफ ग्रेविटी क्रिएट करता है। और जब उसके रीजन में कोई दूसरे पार्टिकल आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैग्नेट है मान लो, है ना, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमने पढ़ा भाई कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, इस तरह से। ये ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ गए कि नहीं। और जैसे ही यहाँ पे कोई पार्टिकल आया, मैग्नेटिक पार्टिकल, दिस इज एनी मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल आ गया तो इस पे फोर्स लगने लगेगा, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचने लगेगी। या फिर कोई दूसरी मैग्नेट अगर अपन ले लें यहाँ पे, ठीक है, इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, या फिर साउथ एंड नॉर्थ है, नॉर्थ एंड साउथ ले लूं मैं। तो जैसे यहाँ पे इस जगह पे कोई दूसरी मैग्नेट आएगी, वो क्या एक्सपीरियंस करने लगेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगी। अगर ये साउथ है तो ये रिपल्सन होने लगेगा इस पे, और अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो इस पे क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। तो जैसे मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वैसे ही कोई भी पार्टिकल अगर मैं ले लूं यहाँ पे, जैसे कोई पार्टिकल इसका मास m है, तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इस सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। तो ये कौन सी फील्ड है यहाँ पे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और ये कौन सी फील्ड हो गई, मास के चारों तरफ जो बन रही है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। या फिर आप इसी को क्या बोल देते हो कि ये क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते या ग्रेविटी बोल देते। तो जैसे यहाँ पे इसके सराउंडिंग में, इसके रीजन में, इसकी ग्रेविटी के रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, मान लो कोई पार्टिकल आ गया m नॉट, तो इस पे क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। हाँ, कोई पार्टिकल आया, मास है, तो भाई ये भी अपनी ग्रेविटी क्रिएट करेगा। तो इसकी तो है ही, इसकी भी ग्रेविटी है, तो दोनों की ग्रेविटी आएंगी, और इसी के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे इंटरएक्शन होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। बट हम यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिर्फ एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, या जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। बट कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी पार्टिकल हो वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटी क्रिएट करता है। जैसे मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, वैसे कोई भी पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटी क्रिएट करता है। अभी जैसे यहाँ पर की हम बात करें यहाँ पे, तो इस पेन की ग्रेविटी उतनी पावरफुल नहीं है कि मुझे अट्रैक्ट कर ले, या मेरी ग्रेविटी भी उतनी पावरफुल नहीं है कि मैं पेन को अट्रैक्ट कर लूं। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे बहुत पावरफुल है, इसलिए अर्थ क्या कर लेती है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बहुत वीक मैग्नेट ले लो, बहुत हल्की सी, बहुत वीक मैग्नेट अगर ले लोगे, तो बहुत वीक जो मैग्नेट होगी वो जरूर नहीं कि ये पावरफुल मैग्नेट को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि हम ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट की अगर जरूरत है तो ले सकते हो आप लोग, इस पेज की स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले लो जल्दी से, अगर जरूरत है तो ले लिए। सर। ठीक है, नहीं है ना, तो अब हम आगे की डेफिनेशन पे जाते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करेंगे।
तो जो डेफिनेशन है इसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो ये है कि g at a point is defined as gravitational force act on unit test mass. G at a point is defined as gravitational force act on a unit test mass. ठीक है, unit test mass at that point, मतलब G को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि भाई किसी यूनिट टेस्ट मास पे, ये यूनिट टेस्ट मास है, ठीक, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसी पॉइंट पे वो उस जगह की ग्रेविटी के बराबर है, तो इट इज ऑफ न्यूटन पर केजी, और जो कि कलेक्टिवली किसके बराबर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो किसी जगह पे अगर हमें ग्रेविटी चाहिए तो उस जगह पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे ग्रेविटी है, जैसे ये ग्रेविटी है, यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी अगर अपन ले लें, यहाँ पे सपोज दिस इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। तो इस जगह पे अगर कितनी वैल्यू है ग्रेविटी की, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम एक यूनिट टेस्ट मास प्लेस कर देंगे। ये यूनिट टेस्ट मास है, ये दिस इज द यूनिट टेस्ट मास, टेस्ट करने के लिए कि भाई कितनी ग्रेविटी है और इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा Fg आ गया, तो Fg डिवाइडेड बाय m नॉट अगर कर दें तो इस जगह पे कितनी ग्रेविटी है ये कैलकुलेट हो जाएगी या पता चल जाएगी। तो ये मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं अपन। तो किसी जगह पे अगर हमें ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका ये है, उस जगह पे क्या रखो, यूनिट टेस्ट मास रखो। देखो ये यूनिट टेस्ट मास ऐसा होना चाहिए कि इसके कारण जो सोर्स है उसकी ग्रेविटी अफेक्ट ना हो। जैसे मान लो हमको सनलाइट को टेस्ट करना है, तो कोई किसी दूसरे लाइट से अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे सनलाइट में 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, तो 100 वाट के बल्ब से सनलाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप वो 100 वाट के बल्ब को क्या मान लोगे कि ये टेस्ट बल्ब है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो यूनिट टेस्ट मास आप ले रहे हो, इसका मास से ये जो सोर्स है जिसकी ये ग्रेविटी है उस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह का ये टेस्ट मास लेना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर जैसे मुझे यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी मेजर करना है तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं अर्थ की ग्रेविटी मेजर करने के। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या क्या है। नाउ हाउ वी विल मेजर अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी को कैसे मेजर करोगे। यहाँ पे अगर आपको अर्थ की ग्रेविटी मेजर करना तो कैसे करोगे। तो अभी तक हमने जो फिजिक्स पढ़े उसके बिहाफ पे सोचो जरा, काइनेमेटिक्स से सोचो कि कैसे हम अर्थ की ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये था हमारे पास में कि मैं किसी बॉल को यहाँ पे ड्रॉप करूं, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये मान लो यहाँ तक पहुंच रही है, इसका टाइम मेजर कर लो, t=0 पे आपने ड्रॉप किया, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट, कितनी हाइट तक ये बॉल गिर के आई, h हाइट तक ये बॉल मान लो गिरकर आ रही है। तो आप अब इसमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह पे आ गया h, नीचे का डायरेक्शन आप पॉजिटिव ट्रीट कर लोगे, 0 प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सो व्हाट इज g हियर, इट इज 2 टाइम्स h अपॉन t स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया ग्रेविटी निकालने का। ठीक है, आप किसी बॉल को ड्रॉप करो h हाइट तक, h हाइट कवर करने में कितना टाइम लग रहा बॉल को, ये मेजर कर लो कि भाई बॉल को h हाइट कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे बॉल को आपने गिराया यहाँ से, h हाइट गिरने में कितना टाइम लग रहा है वो मेजर कर लो, हाइट पता है, इस जगह पे g की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया कि स्प्रिंग बैलेंस से आप कैलकुलेट कर लो। मान लो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिया और इस पे एक मैंने वेट यहाँ पे होल्ड कर दिया जिसका मास m है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पे एक फोर्स हो गया आपका mg और एक फोर्स हो गया ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स जिसकी वैल्यू क्या है kx। तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है ये ऑलरेडी निकाल सकते हैं अपन। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kx,
तो जी की वैल्यू हो जाएगी kx अपॉन एल। ये निकल गया ग्रेविटी यहाँ पे। तो एक इनडायरेक्ट मेथड होगी ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। स्प्रिंग, लेकिन इस पे क्या क्या पता होना चाहिए? स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए, और जब आपने किसी ब्लॉक को उससे हैंग किया है तो कितना एक्सटेंशन आया इजिली मेजर कर सकते हो। मास पता होना चाहिए, सॉल्व कर लो, ग्रेविटी निकल गई। एक और तरीका होता है बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम मेथड। यूजिंग सिंपल पेंडुलम मेथड, देखो दो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है पेंडुलम मेथड से ग्रेविटी को मेजर करना। ये एक्सपेरिमेंट भी है, और इस पे क्या करते हैं हम, एक पेंडुलम लेते हैं। ये दिस इज द सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज सिंपल पेंडुलम। अब अगर हमें ग्रेविटी मेजर करनी है तो क्या करेंगे, इस पेंडुलम को ऑसिलेट करा देंगे। यहाँ पे ये पेंडुलम सपोज यहाँ पे ऑसिलेट हो रही है, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या है, लेंथ। ये कैसे आया ये हम पढ़ेंगे जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये फार्मूला का डेरिवेशन है, अभी मैंने सिर्फ फार्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे टी क्या है, इसका टाइम पीरियड है। तो देखो, जो अगर मैं स्क्वायर करके इसको रीअरेंज कर दूं तो जी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेंथ, आप सिंपल मीटर स्केल से लेंथ मेजर कर सकते हो, और जो टाइम पीरियड है स्टॉप क्लॉक से आप क्या मेजर कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप किसी जगह पे ग्रेविटी को एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी मेथड होती है पेंडुलम वाली जो मेथड है, क्योंकि बॉल को गिराने पे जो कैलकुलेशन है वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी अगर फर्क हुआ तो फिर एरर आएंगी, लेकिन इसमें जो एरर के चांस होते पेंडुलम मेथड में कम होते। तो आपको अगर किसी जगह पे ग्रेविटी मेजर करनी, जैसे अर्थ पे मेजर करनी, पेंडुलम लेके चले गए, मून पे करनी, पेंडुलम लेके चले गए कि भाई मून की ग्रेविटी कितनी है, ठीक है। सो दीस आर सम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू हम अर्थ की ग्रेविटी को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन वो ये है कि भाई किसी जगह पे अगर आपको ग्रेविटी मेजर करनी है तो मैथमेटिकली कैसे करोगे, उस जगह पे एक यूनिट टेस्ट मास रख दो, उस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लो, क्या पता चल जाएगा आपको, उस जगह पे ग्रेविटी पता चल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया क्या? यस सर। पेज नंबर 4 पे जाते हैं अपन ना। नेक्स्ट है पेज नंबर 4 पे, देखो अभी तो टॉपिक अपना यही चल रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट ये आ गया यहाँ पे, नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं सिर्फ जी लिखूंगा, पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा। जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास, किसी पॉइंट मास के कारण किसी जगह पे ग्रेविटी मेजर करना। जैसे मान लो ये पॉइंट मास लिया मैंने, इसका ये सपोज सोर्स मास है, दिस इज सोर्स मास, इसका मास m है, पॉइंट O है। अब यहाँ पे पॉइंट P पर r डिस्टेंस पे यहाँ पर इस पार्टिकल की कितनी ग्रेविटी है, ठीक है, इस पार्टिकल की इस जगह पे कितनी ग्रेविटी है ये हमें मेजर करना है। तो कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे क्या पुट कर दो, नाउ m नॉट पुट कर दो, दिस इज यूनिट टेस्ट मास। ये यूनिट टेस्ट मास आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया।
ये सोर्स मास है जिसकी ग्रेविटी हमें कहां पे निकालनी, पॉइंट पी पे निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एक यूनिट टेस्ट मास प्लेस कर दोगे और अब क्या करोगे, यहाँ पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर कर लो। तो इस पे बेटा कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेशन आ जाएगा, Fg इज इक्वल टू जी एम इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब इस पार्टिकल के कारण यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन पार्टिकल की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द पार्टिकल। और फिर जो जी की डेफिनेशन थी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, तो फार्मूला किस में रिड्यूस हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर में ये फार्मूला रिड्यूस हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो टेस्ट मास पे डिपेंड नहीं करेगी, देखो फार्मूले पे किस पे आ रहा है, सोर्स मास कितना है और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आप इसको मेजर कर रहे हैं, पता चल गया ग्रेविटी कि भाई इस पार्टिकल के कारण यहाँ पर कितनी ग्रेविटी है। फार्मूला क्या आ गया, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो आगे के लिए आपको ये याद रखना फार्मूला, ठीक है, आगे के लिए फार्मूला याद रखना, मतलब हम ये बार बार ये इस तरह से यूनिट टेस्ट मास प्लेस नहीं करेंगे। और अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस यूनिट वेक्टर है वो ऐसा है बाहर की तरफ, लेकिन जो ग्रेविटी का डायरेक्शन आ रहा है वो किधर है, टुवर्ड्स द पार्टिकल। तो इसलिए यहाँ पे मैं माइनस आर कैप लिख दे रहा हूँ, माइनस आर कैप, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी का, रेडियस वेक्टर ओ से पी की तरफ है। ठीक है, रेडियस वेक्टर किधर है, यहाँ पे रेडियस या डिस्टेंस जो वेक्टर है, वेक्टर आर, इट इज एक्चुअली ओपी वेक्टर, ये डिस्टेंस वेक्टर हो गया ओ से लेकर पी तक का। तो जो यूनिट वेक्टर है वो इधर है और ग्रेविटी किस साइड पे, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन ले लिया है यूनिट वेक्टर के साथ में। तो मैग्नीट्यूड कितना है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब सीधा सीधा याद रखो, अब इस तरह से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे कोई पॉइंट मास लिया मैंने, इसका मास है एम, ओ पे रखा हुआ है। अब यहां से पी पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी है, पी पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे पार्टी, पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे पार्टिकल से, तो यहाँ पर कितनी ग्रेविटी आएगी, इसका फार्मूला हो गया जीपी, जीपी मतलब पी पॉइंट पे, इट इज जी इंटू एम डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर रहेगा इसका, टुवर्ड्स द ओ, सोर्स मास की तरफ। अगर मुझे यहाँ पे ग्रेविटी चाहिए, डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पे कितनी ग्रेविटी इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल की यहाँ पे कितनी ग्रेविटी, किस डायरेक्शन पे आएगी ग्रेविटी, यहाँ पे टुवर्ड्स द पॉइंट मास। और फार्मूला क्या हो जाएगा, जी क्यू, क्यू मतलब क्यू पोजीशन पे निकाल रहे हो आप, फार्मूला यही है जीएम अपॉन, जैसे यहाँ डिस्टेंस आर था, ये डिस्टेंस डी है, तो क्या कर दोगे, डी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो किसी भी जगह पे किसी पॉइंट मास के कारण अगर ग्रेविटी लिखना है तो ये फार्मूला होता है। तो पॉइंट मास की ग्रेविटी आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी पॉइंट मास की ग्रेविटी अगर कैलकुलेट करना तो ये मेथड होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए क्या, फार्मूला समझ गए। अर्थ की ग्रेविटी को देखें, अर्थ की ग्रेविटी को, अर्थ को हम क्या है, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यस सर ले लिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। नेक्स्ट, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी देखें अभी, अब उसी का कैलकुलेशन करने वाले हैं अपन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। Now acceleration due to gravity g of earth, अर्थ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर लो, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो किस तरह से, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को देखेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है, उसकी अर्थ की ग्रेविटी हर जगह पे है ना, ये अर्थ की ग्रेविटी है,
ये इसका डायरेक्शन, समझ गए ना अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, ये इस तरह से, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पे आएगा तो अर्थ उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, इसके रीजन पे आ गए, इसकी ग्रेविटी के रीजन पे आ गए। जैसे यहाँ पे कोई मास है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऐसा लगेगा ना, हाँ या ना, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की ग्रेविटी हो गई। लेकिन जब हमने स्फीयर लिए, लेकिन हम यहाँ पे इस सरफेस पे देखें, ग्राउंड पे देखें, तो एक्चुअल में अगर हम किसी जगह पे देख रहे हैं, जैसे ये नागपुर वाले रीजन पे, तो यहाँ पर का जो रीजन है वो हमको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ग्राउंड, हाँ या ना, जैसे नागपुर। तो फिर यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिखेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये यूनिफॉर्म आपको दिखेंगे ऐसे। और जैसे यहाँ पे आप किसी पार्टिकल को रखोगे, जैसे पार्टिकल का मास m है, तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, और जो हम आप वेट के फॉर्म पे लिख देते हैं mg। तो बेसिकली ये जो mg है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसके कारण है, अर्थ के कारण। जबकि यहां से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये फार्मूला कैसे लिखोगे, अर्थ का मास है कैपिटल M, ये पार्टिकल यहाँ रखे, तो फोर्स का फार्मूला G कैपिटल M, इसको m नॉट ले लेना, दिस इज m नॉट, है ना। तो जो mg लिखोगे आप m नॉट इंटू जी लिखोगे, जी m। हेलो सर। आ रही है आवाज अभी, ओके। यस सर, अब आ रहा है क्लियर। देखो अभी उस पे जो ग्रेविटी बनाया ना मैंने अर्थ की, अर्थ स्फीयर है, तो जो फार्मूला है फोर्स का m नॉट पे वो कितना आएगा, जी m नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया अर्थ और पार्टिकल के बीच में। लेकिन जब हम कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, जैसे ग्राउंड के पास में हमने लेके आए m नॉट ऑब्जेक्ट को, तो हम फार्मूला डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, m नॉट g लिख देते हैं। तो बेसिकली वहां पे m नॉट g जो है ना, पूरा की पूरा ये m नॉट g अगर आप देखोगे तो ये फार्मूला है जी m नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसको अगर अपन कंपेयर करें इतना, तो ये जो टर्म है, इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो टर्म है, ये किसके बराबर, यहाँ पे g इंटू m नॉट या m नॉट g, तो ये है। और r क्या हो गया, अर्थ के सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये r हो गया। तो हम m नॉट जो g लिखते हैं बेसिकली वो है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और g क्या है वहां पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ गए कि नहीं। तो अब हम अर्थ की ग्रेविटी, भाई g जो है स्मॉल g, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सब अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पूरा ओवरऑल अर्थ को अगर हम बहुत दूर से कहीं से वॉच कर रहे हैं स्पेस से, तो इसकी ग्रेविटी कुछ हमको इस तरह से फील होगी या इस तरह से आएगी, है ना। देखो ये जो लाइन मैंने बनाया ना, ऐसे अर्थ सरफेस पे आपको कहीं लाइन नहीं दिखेगी ग्रेविटी की, लेकिन उसको हमको पेज पे लिखना है, ड्राइंग बनाना है या लिखना है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे। तो ऐसा कहीं दिखता है क्या, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखती है क्या, नहीं। लेकिन अगर हमें ग्राफ पेपर पे बनाना तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, लाइन के फॉर्म पे इमेजिन करना पड़ेगा। तो वैसे ही अर्थ की ग्रेविटी है, तो ऐसी कोई लाइन नहीं दिखेगी यहाँ पे अर्थ पे, या मेरी बॉडी की जो ग्रेविटी है वो कहीं दिखेगी नहीं ऐसी। लेकिन अगर हमें उसको ग्राफिकली बनाना है तो ये इस तरह से लाइन के फॉर्म पे अपन क्या कर देते हैं, उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट सर। हाँ, अगले पेज पे जाते हैं अपन ना, पेज नंबर 6 पे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई अर्थ की ग्रेविटी कितनी, मतलब ये जी का कैलकुलेशन। Now this is पेज नंबर 6। अब जी का कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म आते हैं। फर्स्ट, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है। तो अर्थ सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है, देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह से बना रहे, सॉरी कॉन्सेप्ट इस तरह से दे रहे हैं। ये हमने अर्थ इमेजिन किया, ये हो गई अर्थ की रेडियस, दैट इज ऑफ 6400 किलोमीटर, ये हो गया इसका सेंटर,
और अर्थ का ये मास हो गया। अब अर्थ के सरफेस पे अगर हमें ग्रेविटी चाहिए, जैसे भाई इस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी है जी, इस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी है जी, ठीक है, या कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो ये इसकी ग्रेविटी हो गई यहाँ पे जी। अर्थ सरफेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रेविटी का। तो क्या ट्रीट कर लें हम यहाँ पे अर्थ को, एक पार्टिकल ट्रीट कर लें। मैं ऐसा भी ले लूं कि भाई ये पॉइंट हो गया आपका O, जहाँ पे पूरे अर्थ का मास कंसंट्रेटेड है, और यहां से r डिस्टेंस पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो इसकी जो ग्रेविटी आएगी यहाँ पे g, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस हो गया r, ये पार्टिकल हो गया m, तो r डिस्टेंस पे ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, gm अपॉन r होता है, r स्क्वायर होता है। ये निकाल दी हमने अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी। या फिर यहाँ पे टेस्ट मास रख दो, उस टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो, और फोर्स को टेस्ट मास से डिवाइड कर दो, तो भी यही फार्मूला आएगा। तो जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो देखो इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो जो भी ग्रेविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं उसके मास पे डिवाइडेड बाय उस मास से जहां पे हम ग्रेविटी देख रहे हैं उस वहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ये फैक्टर है जिसपे ये ग्रेविटी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम अर्थ को क्या ट्रीट कर ले रहे हैं, अर्थ इज अज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मैंने ले लिया यहाँ पे। तो इस ग्रेविटी में देखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, या रेडियस। तो किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटी है, हम अर्थ अकेले की बात नहीं करेंगे, अब मून भी आ गया, मार्स भी आ गया, जुपिटर भी आ गया, किसी सन भी आ गया, इवन किसी भी प्लैनेट की या किसी भी हेवनली बॉडीज, स्फेरिकल बॉडीज, स्फेरिकल मतलब अंदर से खोखला नहीं रहना चाहिए, सॉलिड रहना चाहिए, तो उसकी ग्रेविटी सरफेस पे कितनी होती है, m प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे इतनी ग्रेविटी होती, किसी भी स्फेरिकल बॉडी की ग्रेविटी उसके सरफेस पे इस फार्मूले से दी जाती है, gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये सिर्फ अर्थ अकेले के लिए नहीं, ये किसी भी प्लैनेट के लिए ये फार्मूला वैलिड है। अब अर्थ को हमने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर लिया, तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसे लिखोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर पे कर दूं, तो ये जो फार्मूला है ग्रेविटी का, ये और रिड्यूस हो जाएगा, g इंटू मास की जगह पे क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो g का जो फार्मूला आ जाएगा, देखना r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल G इंटू रो इंटू कैपिटल R। तो ये एक फार्मूला आ गया यहाँ पे, एक तो ये हो गया, और एक और फार्मूला ये बन गया। तो अगर मास और रेडियस के टर्म पे लिखना तो इस तरह से लिखना है, और डेंसिटी और रेडियस के टर्म पे लिखना तो इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और टर्म आ गया कि भाई जो ग्रेविटी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू रेडियस, डेंसिटी इंटू रेडियस के प्रोपोर्शनल, ठीक है, डेंसिटी इंटू रेडियस। अगर मास और रेडियस दिया तो ये है, और डेंसिटी और रेडियस दिया तो ये इस तरह से। तो जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, किसी प्लैनेट का मास अर्थ से डबल है, उसकी रेडियस अर्थ की आधी है, तो उस प्लैनेट के सरफेस पे कितनी ग्रेविटी होगी, तो इससे कंपेयर करोगे आप। तो मास और रेडियस दिया तो इससे कंपेयर करोगे, डेंसिटी और रेडियस दिया तो इससे कंपेयर करोगे। मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पे, अगर दो प्लैनेट की ग्रेविटी को कंपेयर कर रहे हैं तो g1 अपॉन g2 इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है वो कट जाएगा, फार्मूले में बचेगा m1 अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे, कंपेयर करना है तो। ऐसे अगर डेंसिटी और रेडियस से कंपेयर करना है ग्रेविटी दो प्लैनेट की, तो g1 अपॉन g2 इज इक्वल्स टू ρ1 इंटू r1 डिवाइडेड बाय ρ2 इंटू r2। ये इस तरह से करना फिर, ठीक है। तो दो प्लैनेट की ग्रेविटी अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मास और रेडियस दिया तो ऐसे कंपेयर करो, डेंसिटी और रेडियस दिया तो इस तरह से कंपेयर करो, ठीक है, समझ गए। तो अर्थ की ग्रेविटी सरफेस पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, देखो पता चल गया।
अर्थ की ग्रेविटी उसके सरफेस पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास पे और रेडियस पे, और बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है, जब आप जी एम और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग, या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। या फिर इसी की वैल्यू जो लगभग लगभग हम कितनी लिख देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। और आगे आप ध्यान रखो, यहां पर से जी एम का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, डायरेक्ट जी आर स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन में हमको काम में आएगा। जी एम का जो प्रोडक्ट है, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो जी एम का जो प्रोडक्ट है उसको क्या लिख सकते हैं हम, जी आर स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर ले लिए। ले लिए। अब हाइट पे जाने पे ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप हाइट पे जा रहे हो, ये तो हो गया सरफेस पे, अब हाइट पे चले गए तो इसकी ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका वेरिएशन अपन देखते हैं, ठीक है ना। हाइट पे जाने पे ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सरफेस पे हमने निकाल लिया, तो अब हाइट पे देखते ग्रेविटी कितनी होती है, फिर ऐसे डेप्थ पे देखेंगे ग्रेविटी कितनी होती है ना। तो हाइट पे कितनी आएगी, डेप्थ पे कितनी आएगी। नाउ दिस इज पेज नंबर 7, सेकेंड पॉइंट आएगा जी एच, दिस इज ग्रेविटी एट हाइट, मतलब हाइट पे चले गए अपन अर्थ सरफेस से, तो वहां पे कितनी ग्रेविटी होती। तो हाइट के लिए जो कैलकुलेशन है, देखो ये इस तरह से लिया मैंने, दिस इज द अर्थ, इसकी रेडियस आर हो गई, अर्थ का मास हो गया एम, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जहां पे हमें ग्रेविटी मेजर करनी है, ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट हो गई, इसकी एच हाइट हो गई, दिस इज द एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच। तो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट है, एच, और सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया ये वाला स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच। कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे आप, कैलकुलेशन कैसे कर लोगे भाई, यहाँ पे कितनी ग्रेविटी आ रही है इस जगह पे, ये वाले पॉइंट पे, ये हो जाएगा जी एच। तो जी एच का फार्मूला क्या लिखोगे, जी एच इज इक्वल टू, फार्मूला वही है जी एम अपॉन, आप पूरे अर्थ के मास को यहाँ इमेजिन कर लो सेंटर पे, डिवाइडेड बाय कितना रहेगा फार्मूला, आर स्क्वायर। जो पार्टिकल के लिए शुरुआत में पढ़े वही फार्मूला चलेगा, उसी से आपको जो भी चेंजेस करने हैं, इसी में आपको वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएंगे वो इसी से बनेंगे। तो ये फार्मूला फिक्स हो गया ग्रेविटी का, जो पार्टिकल के लिए पढ़े हमने, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम अर्थ को एक पार्टिकल ट्रीट कर लें जिसका मास कहां पे कंसंट्रेटेड, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और फिर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया अभी। अब यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, आर की वैल्यू, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो, जीएम की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दो, जी आर स्क्वायर लिख दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर से आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से अगर आर बाहर निकालना है तो आर बाहर नहीं निकलेगा, आर स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है, और फिर आप इस तरह से लिख सकते हो इसको 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें कैलकुलेशन में ये देखोगे कि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फार्मूला किसमें रिड्यूस हो गया आपका, हाइट पे ग्रेविटी का फार्मूला हो जाएगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटी एट हाइट, g इट इज द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हाइट पे ग्रेविटी आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, ये सरफेस पे थी ये g, और ये हाइट पे आ गए, इस फार्मूले से निकल जाएगा आपका। इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, g इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू 1 प्लस
h डिवाइडेड बाय r की पावर -2 ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ एक स्पेशल केस में लगा रहा हूं कि अगर हाइट बहुत छोटी है, अगर हाइट बहुत छोटी अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, तो फिर जो जी एच है ये लगभग लगभग हो जाएगा। देखो ये इक्वल टू और ये लगभग इक्वल टू 1, ये पावर सामने लिख दी जाती है -2h डिवाइडेड बाय r। तो ये फार्मूला आप तभी यूज करोगे जब हाइट बहुत छोटी है, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। जैसे आप यहां से 5 किलोमीटर हाइट पे चले गए, 50 किलोमीटर हाइट पे चले गए, तो ये नीचे वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत कम है। लेकिन आप अगर 500 किलोमीटर हाइट पे गए तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लिए ठीक है, इट्स ओके, ये फार्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन जहां पे आप इतनी हाइट पे चले गए कि अर्थ की रेडियस को आप अब क्या नहीं कर सकते, उससे कंपेयर कर सकते हो, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो और क्लियरिटी आ जाएगी फार्मूले की। मान लो आपको ग्रेविटी निकालना है एट हाइट h इक्वल्स टू r। अगर आप अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे गए अगर आप, तो ग्रेविटी कितनी बचेगी, या आपका जो वेट यहाँ पे मान लो 100 kg का है, तो अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाओगे तो उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं हम, कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। तो ग्रेविटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, और h और r की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, g डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे h और r की वैल्यू क्या लिए अपन ने, सेम लिए, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 2 स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी कितनी हो गई यहाँ पे, g/4। मतलब सरफेस पे जितनी ग्रेविटी होती है उसका कितने टाइम्स बची, 1/4 टाइम्स बची। अगर आपका वेट यहाँ पे सरफेस पे 100 kg है, तो h इक्वल्स टू r पे जाने पे आपका वेट कितना बचेगा, 25 kg बचेगा। वेट बचेगा, मास नहीं, मास तो उतना ही रहेगा आपकी बॉडी का, वेट जो हम फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी कम हो गई। और अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूं, आपको ग्रेविटी निकालना है g एट हाइट h इक्वल्स टू 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर पे निकालना है। 32 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। तो आप अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो हाइट है ये मच लेस देन है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो ग्रेविटी एट दैट हाइट इज g इंटू 1 माइनस 2 इंटू 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अर्थ की रेडियस कितनी यहाँ पे 6400 किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो किलोमीटर से किलोमीटर गया और ये हो जाएगा 64, मतलब ये बचेगा यहाँ पे 99 अपॉन 100 इंटू जी, मतलब 0.99 जी के बराबर बचेगी ग्रेविटी। इतनी ग्रेविटी में फर्क आएगा 32 किलोमीटर हाइट पे जाने पे। समझ गए? ऐसे माउंट एवरेस्ट पे जाने पे ग्रेविटी में कितनी कमी आएगी निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे ग्रेविटी क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम कहां पे जाते हैं, ये हाइट हो गया। अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो डेप्थ पे ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ये तो हाइट पे जाने पे, हाइट पे जा रहे हैं तब भी कम हो रही, डेप्थ पे जाते देखो क्या होता है ग्रेविटी पे। मैं इस पे स्क्रीनशॉट हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 8 पे। अब डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा एट डेप्थ, जीडी मतलब एट डेप्थ।
डेप्थ पे जाने पे, ये सपोज अर्थ है, ये हो गया अर्थ का सेंटर। अब यहां से आप गड्ढा खोद लिए, यहां पे पहुंच गए पॉइंट बी। तो ये जो अंदर का स्फीयर बच रहा है, ये अर्थ का सेंटर हो गया, यहां से डिस्टेंस हो गया r, और ये हो गई यहाँ पे डेप्थ, जहां पे अब आपको ग्रेविटी मेजर करनी है d। ठीक है, इस पॉइंट पे अंदर डेप्थ पे ग्रेविटी कितनी होगी, gd। यहाँ पे अंदर अब आपको ग्रेविटी निकालनी कि भाई यहाँ पे ग्रेविटी कितनी अंदर, ठीक है, डेप्थ पे जाने पे। तो अब इसमें जो इफेक्टिव मास है वो ये वाले स्फीयर का है, यहाँ पे दिस इज m डैश, इट इज इफेक्टिव मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो अब m डैश इतने पोर्शन का मास है। एक्चुअल में यहाँ पे जब आप डेप्थ पे ग्रेविटी मेजर कर रहे हो अंदर, तो जो बाहर का छिलका दिख रहा है आपको ना, उसकी ग्रेविटी नहीं आएगी। मतलब ये जो पोर्शन है, इसका जो इफेक्ट है यहाँ पर की ग्रेविटी के लिए, वो नहीं है। ये वाले पोर्शन का इफेक्ट नहीं, मतलब हमको ये अंदर का इफेक्टिव स्फीयर अब लेना है। तो ओवरऑल ये जो पोर्शन आएगा आपका यहाँ पे ग्रेविटी के लिए, डेप्थ पे डिस्टेंस r हो गया, यहाँ का मास हो गया m डैश, और ये हो गया सेंटर। अब आप यहाँ पे ग्रेविटी आप देख रहे हो, इट इज gd। तो जो ग्रेविटी आएगी बेटा gd, फार्मूला वही है, इट इज g इंटू m डैश अपॉन कितना r स्क्वायर। जो पार्टिकल के लिए पढ़े थे हमने, वही फार्मूला लगेगा हमेशा। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, m डैश को आपको अर्थ के टोटल मास से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अर्थ का टोटल मास कितना है, देखो 4/3, मतलब टोटल वॉल्यूम का मास कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम का मास कैपिटल M, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मास कितना आएगा, m/v आएगा। तो फिर ये अंदर का जो वॉल्यूम आ रहा है इसका, दिस वॉल्यूम इज v डैश। तो v डैश का मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे v डैश का मास हो जाएगा m/v इंटू v डैश, दैट इज इक्वल्स टू m डैश। तो m डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम कितना अर्थ का, 4/3 पाई r क्यूब। और जो स्फीयर बच रहा, अब इसका वॉल्यूम लिख दो, इट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। देखो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल आउट हो गए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो अंदर का जो स्फीयर बच रहा है उसका मास आएगा टोटल मास के कंपैरिजन में m r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। तो अब आप यहां पर इस फार्मूले पे चेंजेस कर सकते हो, g इंटू m डैश की जगह पे क्या जाएगा, कैपिटल M स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय कितना r स्क्वायर। तो इसमें से भी देखोगे कुछ टर्म कैंसिल हो गए, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो गया। तो जो डेप्थ है यहाँ पर जो फार्मूला आ रहा है dd, ये रिड्यूस हो जाएगा gm इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब पे। ये फार्मूला इस पे रिड्यूस हो गया, देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करके लिख दिया है। तो gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ये फार्मूला इस पे रिड्यूस हो गया। डेप्थ पे जाने पे जो ग्रेविटी है उसका फार्मूला ये आ गया। कुछ और हम चेंजेस करें तो ये फार्मूला आपका रिड्यूस होके आ जाएगा, gd इज इक्वल्स टू gm की जगह लिख दो g r स्क्वायर इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये r स्क्वायर से क्या होगा, ये r स्क्वायर से r क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। gd विल बी गिवन बाय g डिवाइडेड बाय r इंटू स्मॉल r, ठीक है। और स्मॉल r की वैल्यू को आप लिख सकते हो, क्योंकि टोटल रेडियस कैपिटल R, यहां से यहां तक की जो रेडियस ये टोटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू आपकी कैपिटल R माइनस डेप्थ से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इट इज g इंटू कैपिटल R माइनस डेप्थ अपॉन R। तो सॉल्व करने पे बचेगा बेटा 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r। तो ये भी ग्रेविटी का फार्मूला हो गया डेप्थ के लिए। तो डेप्थ के लिए g इंटू 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r। d क्या है, सरफेस से कितनी डेप्थ है, या फिर ये वाला भी फार्मूला होगा इसका, कौन सा, gd इज इक्वल टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये भी चलेगा, इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपके पास लिखने के तरीके आ गए ये। तो अब व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी, सेंटर पे, एट सेंटर
अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी आएगी, देखो सेंटर पे पहुंचोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी या डी की वैल्यू कैपिटल आर, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 0। मतलब अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। क्या हुआ इसका मतलब, आप जैसे जैसे डेप्थ पे जा रहे हो तब भी ग्रेविटी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। हाइट पे जाने पे भी ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाइट पे जाने पे भी डिक्रीज हो रही है, डेप्थ पे जाने पे भी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। ठीक है, डेप्थ पे जाने पे भी डिक्रीज होती है, हाइट पे जाने पे भी डिक्रीज होती है, और सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होती है, उसके सरफेस पे होती है। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, 0। मतलब अगर आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो आपको आपका वेट फील नहीं होगा, वहां पे आपको वेटलेसनेस फील होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है, 0 है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, हेलो, ले लिए क्या? ले लिया सर, ले लिए। अब एक कंक्लूजन इसका जो अपन ने पढ़े, फिर एक ग्राफिकल भी बना लेंगे अपन, पेज नंबर 9 अगले पेज पे, जो हमने पूरा ओवरऑल पढ़े आज सर का। रुक जाना, तो 2 मिनट सर रुक जाना। हाँ लिख, हो गया सर। हाँ। यस सर सर। अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ग्रेविटी सेम रहेंगी क्या? हाँ ना बेटा, डायमेट्रिकली अपोजिट कहीं पर भी हो ना, कहीं पर भी हो, जो कैलकुलेशन उसके सरफेस पे जो भी वैल्यू है वो सब जगह सरफेस पे एक ही जैसी आएगी ना वैल्यू, कहीं पर भी देखोगे तुम। समझ गया? ठीक है। हाँ, सरफेस पे किसी भी जगह पे जो वैल्यू रहेगी ग्रेविटी की वो एक जैसी रहेगी। हाँ, अर्थ के शेप के कारण थोड़ा सा चेंज आता है। अर्थ के शेप के कारण क्या चेंज आता है, देखो अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, रेडियस किधर पे ज्यादा किधर पे कम है, रेडियस किधर पे ज्यादा अर्थ की, इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर की तरफ, तो थोड़ा सा ग्रेविटी इक्वेटर पे कम आएगी शेप के कारण, और पोल पे ज्यादा रहेगी, है ना, शेप के कारण। तो अब जो कंक्लूजन है फाइनली, ये सपोज हमने अर्थ लिया, तो जो ग्रेविटी हम लिख रहे थे अर्थ की, ये हो गया अर्थ का सेंटर। अगर अंदर कोई पॉइंट है, जैसे अंदर कोई पॉइंट है ये P, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी आएगी अंदर, अर्थ के अंदर, क्या फार्मूला बनेगा यहाँ पे G का, GD इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। अर्थ सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है, अर्थ सरफेस पे अगर हम ग्रेविटी की बात करें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी आएगी G, ये सबसे ज्यादा होती, फार्मूला G M डिवाइडेड बाय कितना, R स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर हम हाइट पे चले गए, यहां से ये R डिस्टेंस, ये हाइट है ना, दिस इज द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे हाइट पे जाने पे जो ग्रेविटी, सरफेस के बाहर जाने पे जो ग्रेविटी है यहाँ पे, ये कितनी होती बेटा, हाइट पे जाने पे इट इज G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। फिर हमने इन्हीं फार्मूले को मॉडिफाई किए हैं, इन्हीं फार्मूले को। तो फार्मूला देखो, सेंटर अर्थ के सरफेस के अंदर अगर पहुंच गए तो फार्मूला हो गया GM अपॉन r क्यूब है, सॉरी इट इज नॉट r स्क्वायर, इट इज r क्यूब इनटू स्मॉल r। मतलब यहाँ पे जो G है डेप्थ पे, ये प्रोपोर्शनल है r के, और बाहर ये किसके प्रोपोर्शनल आ रही है ग्रेविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो सेंटर से जैसे जैसे बाहर आओगे ग्रेविटी बढ़ते जाएगी, सबसे ज्यादा कहां पे होगी, सरफेस पे, और फिर उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो जाएगी 1 अपॉन r स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं, इधर डिस्टेंस ले लूं, इधर G ले लूं, ये हो गया सेंटर अर्थ का, और यहाँ पे r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो सेंटर से जैसे जैसे बाहर जा रहे हो, पहले ग्रेविटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी, G इज प्रोपोर्शनल टू R, और सरफेस पे ग्रेविटी हो जाएगी मैक्सिमम, और फिर डिक्रीज करना चालू करेगी, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ग्राफ है ग्रेविटी का, ये सेंटर पे ग्रेविटी 0, सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटी बढ़ेगी, उसके बाद फिर इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म पे डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया ग्रेविटी का, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं?
हेलो, समझ गए?